हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राणा आपका राणा होम्योपैथी ट्रीटमेंट चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में बताता हूं और उनका होम्योपैथिक उपचार भी बताता हूं। तो दोस्तों, आज मैंने जो एक वीडियो बनाई थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं स्किन डिजीज़ के ऊपर एक सीरीज़ बनाऊँगा जिसमें हर एक चमड़ी का जो रोग है उसके बारे में बताऊँगा। तो आज उसी सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं जिस बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ उसका नाम है सोराइसिस। ये एक चमड़ी का रोग है जिसमें पेशेंट की जो चमड़ी है वो रेड हो जाती है, इची हो जाती है और मोटी हो जाती है। उसके ऊपर वो एक पपड़ी सी बन जाती है, उसके ऊपर एक सिल्वर कोटिंग हो जाती है, कवरिंग हो जाती है, जिसे जो सिल्वर कलर की होती है, जैसे चांदी चमकती है वैसे रंग की वो कवरिंग होती है। और ये जो बीमारी है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही लंबी बीमारी है जिसे हम ये क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। ये कुछ महीने तो बीमारी रहती है पेशेंट को, उसके बाद ये इसके जो सिम्टम है वो सबसाइड हो जाते हैं, अपने आप सबसाइड हो जाते हैं और फिर दोबारा रीअपीयर हो जाते हैं। ऐसे ये बीमारी सारी उम्र चलती रहती है। इसका अगर हम इलाज करना चाहें तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है। हाँ दोस्तों, मैं इस बीमारी के बारे में एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि ये नॉन कंटेजियस बीमारी है। नॉन कंटेजियस मीन कि पर्सन टू पर्सन ये फैलती नहीं है। इसमें ऐसा कोई डर नहीं है कि पेशेंट को अगर हम टच कर दें या उसके कपड़े यूज़ कर लें या उसकी कंघी यूज़ कर लें तो बीमारी हमें भी हो जाएगी। ऐसी ये बीमारी ऐसी नहीं है, ये नॉन कंटेजियस बीमारी है। तो इसका होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इस बीमारी के होने के कारण क्या क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या क्या हैं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या क्या है। और अंत में मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिसे यूज़ करने से आप इस बीमारी से बहुत जल्दी राहत पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसके बीमारी के होने के कारण क्या है उस पर चर्चा करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है इसका कोई मेन अभी तक कोई कारण नहीं पता चल सका है कि ये किस कारण करके ये बीमारी होती है। मगर ये जो मेन इसका कारण है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब है जब हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम के जो सेल्स हैं अपने ही हेल्दी सेल्स को खाने लगे तो उसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि जो हमारी स्किन है, जो नॉर्मल पेशेंट की या जो नॉर्मल आदमी की स्किन है उसकी जो ऊपरली लेयर है दोस्तों, वो 15 दिन से लेकर 30 दिन तक के बीच बीच इसके जो ऊपर के सेल्स हैं वो दोबारा रीजनरेट करके पुराने सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, नए सेल बन जाते हैं, एक लेयर दोबारा बन जाती है, जो ऑटोमेटिकली प्रोसेस है चलता रहता है। मगर जो सोराइसिस का पेशेंट है उसमें क्या होता है दोस्तों, इनकी जो स्पीड है सेल्स की रीजनरेट करने की बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जो प्रोसेस 1 महीने में होना चाहिए वो 4-5 दिन में ही पूरा हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो स्किन की जो लेयर है वो मोटी होती चली जाती है, क्योंकि सेल्स जो 30 दिन में बनने थे वो 5 दिन में बन गए, तो ग्रोथ होती रहेगी। सेल जो एक पपड़ी सी बन जाएगी, परत मोटी हो जाएगी, एक पपड़ी सी बन जाएगी इसके ऊपर। तो दोस्तों, दूसरा इसका कारण है जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं वो बताते हैं कि सोराइसिस में जेनेटिक फैक्टर भी बहुत काउंट करता है और एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। तो तीसरे नंबर पे स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस है जो पेशेंट को जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिसे हम इमोशनल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, उनको भी ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं अल्कोहल की, उसमें ये बीमारी होने के आम चांसेस पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं कुछ और बातें करना चाहता हूँ। इसके कुछ ट्रिगर्स भी हैं। ट्रिगर्स का मतलब होता है कि किन कारणों के कारण कुछ ऐसे हालात जो होते हैं जिनमें ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनमें सबसे पहला मेन जो कारण है वो स्किन की इन्फेक्शन या थ्रोट की इन्फेक्शन है। दूसरे नंबर पे अगर किसी की इंजरी हो जाए या सर्जरी हो जाए तो उसमें भी सोराइसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है या स्मोक में रहता है, ज़्यादा धुएं में काम करता है, उसको ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। अल्कोहल की कंजम्पशन पेशेंट ज़्यादा करता है, उसमें ये बहुत चांसेस हैं। और कई बार वेदर भी बहुत ज़्यादा काउंट करती है। कई बार जो ज़्यादा ठंडी और ड्राई वेदर में जो रहते हैं उनको भी सोराइसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, सर्टन मेडिकेशंस भी हैं जिनमें जो पेशेंट वो लगातार मेडिसिन लेता है, जैसे हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन हैं
जैसे एंटी मलेरियल जो मेडिसिन हैं वो रेगुलर लेते हैं उनको भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक लिथियम मेडिसिन है जिसे यूज़ करने के बाद भी सोराइसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आगे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी सोराइसिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। सोराइसिस की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है, पेशेंट का टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पेशेंट को ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं, ओबेसिटी मीन मोटापा। तो सोराइटिक आर्थराइटिस होने के चांसेस हैं। सोराइटिक आर्थराइटिस में पेशेंट के जो जॉइंट्स है वो सोलन हो जाते हैं, उनमें एडिमा आ जाता है और स्टिफ हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं। पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ लग जाती हैं, हार्ट की बीमारियां लग जाती हैं, पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये तो दोस्त हो गए इसके सोराइसिस के कॉम्प्लिकेशंस। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या क्या है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हम जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं उसको। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दोस्तों क्या होती है कि पेशेंट की नेचर के ऊपर, पेशेंट के फिजिकल सिम्टम हैं उनके ऊपर, पेशेंट के माइंड जो सिम्टम है उनके ऊपर, पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बॉडी कैसी है, उसको गुस्सा कितना आता है, उसको नींद कितनी आती है, ये सारी हिस्ट्री लेके पेशेंट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाली जाती है जो अलग अलग पेशेंट्स की अलग अलग होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो होती है वो हम क्या करते हैं, पहले हम पेशेंट को थोड़ा रिलीफ देते हैं, जो उसके सिम्टम्स है वो थोड़े ठीक हो जाए, खुजली वगैरह कम हो जाए, थोड़ा पेशेंट को राहत हो जाए, तो उसके बाद हम क्या करते हैं 2-3 विजिट्स के बाद पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं ताकि वो जो बीमारी है दोबारा ना आए। सबसे पहले हम जो मेडिसिन देते हैं वो ट्यूबरकुलिनम 200 की एक डोज दी जाती है, पेशेंट की जीभ के ऊपर 2 बूंदें डायरेक्ट डाल दी जाती है। तो उसके बाद ये मेडिसिन आती हैं, रेक्वेक की 2 बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं, R65 और R21। ये दोनों दोस्तों लेनी कैसे है, आधे गिलास पानी में 10-10 बूंदें डाल के दिन में 3 बार पेशेंट्स को देनी है। सोराइसिस में खुजली बहुत ज़्यादा आती है, उस खुजली को रोकने के लिए एक हमारी मेडिसिन आती है क्राइसोर्बिनम 3X। वो दोस्तों 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार देनी है पेशेंट को। उससे क्या होगा कि पेशेंट को कुछ राहत आ जाएगी, उसकी खुजली होनी जो बंद हो जाएगी। इसके अलावा एक होम्योपैथिक मेडिसिन और है पेट्रोलियम 30। वो उसमें क्या होता है, स्किन बहुत ड्राई होती है और खुजली बहुत ज़्यादा होती है, उसमें पेशेंट को 2-2 बूंदें दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर देनी होती है। तो ये दोस्तों मेडिसिन होगी। अब मैंने जो बोला था कि मैं अंत में टिप्स भी बताकर जाऊंगा, सोराइसिस के पेशेंट है उनको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली तो जो बात है, पेशेंट को कभी भी दही नहीं खाना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए और बैंगन नहीं खाने चाहिए। पेशेंट को जो अपनी स्किन है वो मॉइस्चराइज करके रखनी चाहिए, जो पेशेंट की स्किन है वो सूखी नहीं रहनी चाहिए, हर वक्त मॉइस्चराइज होनी चाहिए। किसी भी मॉइस्चराइजर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो सोप्स हैं वो बहुत ज़्यादा पंजेंट ना हो, साबुन है वो बिल्कुल लाइट यूज़ करना चाहिए। तो पेशेंट को हमेशा थोड़े ठंडे मौसम में रहना चाहिए, जैसे अगर गर्मी है तो घर में अगर एसी है तो एसी लगा कर बैठ जाओ, ज़्यादा गर्म मौसम में बाहर नहीं निकलना चाहिए, इससे खुजली ज़्यादा होती है। तो पेशेंट को ज़्यादा स्क्रैचिंग नहीं करनी चाहिए, खुजली नहीं ज़्यादा करनी चाहिए। अगर इचिंग हो तो उससे क्या करना चाहिए कि कोई मॉइस्चराइजर यूज़ कर ले, जो अपने नाखून हैं उसको ट्रिम करके काट के रखें और स्ट्रेस को अवॉइड करने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये मैंने सोराइसिस के बारे में आज जो बताया है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी जो वीडियो है उसको लाइक ज़रूर करना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आगे मैं स्किन पे वीडियो बनाता रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों।